एक दिन हाई स्कूल से मैं एक दूरबीन ले आया। लड़कों को मैंने उसमें दिखाया कि दूर की चीजें किस प्रकार नजदीक दिखाई देती है। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। सारा दिन बारी बारी से वे दूरबीन को आंखों पर लगाए ही रहे। रात मैं ग्रहों और तारों को देखने का एक टेलीस्कोप ले आया। मेरे मित्र कहने लगे, भाई तुम तो बड़े ही उद्यमी हो। मेरे साथी शिक्षक तो अब बहुधा ऐसे सब अवसरों पर मेरे साथ ही रहते थे। मेरी निंदा छोड़कर मुझसे कुछ सीखने को वे तैयार हुए थे। डायरेक्टर साहब ने उनकी सहमति से यह ठहरा दिया था कि सप्ताह में एक एक घंटा सब मेरी कक्षा में आकर देखा करे कि मैं किस तरह काम करता हूँ। शाम को मैंने अपने विद्यार्थियों को चंद्रमा और तारे दिखाए। देखते ही वे आह कह उठे। चंद्रमा दिखाते हुए मैंने कहना शुरू किया, देखो चंद्रमा में वह जो चरखा चलाती हुई बुढ़िया और बकरी दिखाई देती है, वे चंद्रमा पर बड़ी बड़ी खाइयाँ है और पर्वत है। वहाँ इतनी ज़्यादा सर्दी पड़ती है कि मनुष्य बिल्कुल जीवित नहीं रह सकते। लड़के मेरा मुंह ताकने लगे। मैंने कहा, जिस धरती पर हम रहते हैं वह और चंद्रमा दोनों बहनें हैं और सूर्य इनका पिता है। विद्यार्थी अचंभे में आकर मेरी तरफ देखने लगे। एक ने पूछा, जी यह कहानी किस किताब में लिखी है? मैंने कहा, यह कहानी नहीं, सच्ची बात है। लड़के बोले, नहीं हो सकती। मैंने कहा, भाई ऐसा ही है। और इसी सिलसिले में मैंने यह बताना शुरू किया कि सूर्य से पृथ्वी कैसे अलग हुई। फिर तो बात का रंग जमा और दिन पर दिन बीते। इस दरमियान मैंने उन्हें बताया कि पृथ्वी की सतह ठंडी कैसे हुई, गड्ढे, टीले, खाई और पर्वत कैसे बने, सरोवर और नदियाँ कैसे बनी, शैवाल, जल जंतु, मछली, मेंढक, जल थल के प्राणी, जंगल और जंगली मनुष्य और उनसे धीरे धीरे आज के मनुष्य कैसे बने। ये बातें बड़ी अद्भुत थी। लड़के अत्यंत एकाग्रता से इन्हें सुनते थे। हमारे प्रधान अध्यापक 7वीं कक्षा के छात्रों को भी यह सब सुनने के लिए भेजने लगे। एक दिन मैं पृथ्वी का गोला ले आया और कहा, देखो मैं तुम्हें समझा चुका हूँ कि ये सारी चीज़ें इस पर कैसे बनी। मैंने छात्रों को समझाया कि पानी और जमीन कहाँ कहाँ है, काले और गोरे लोग कहाँ रहते हैं, पीले और लाल लोग कहाँ रहते हैं, ठिगने, बौने और ऊंचे लोग कहाँ रहते हैं। इसके बाद मैंने पृथ्वी के प्रकृति संबंधी विभाग और उनके नाम बताए और फिर यह बताया कि हम एशिया में है। एशिया में यह जो दिखता है सो हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान में यह काठी लोगों का प्रदेश काठियावाड़ है। और फिर यह बताया कि हम यहाँ भावनगर में रहते हैं। मैंने लड़कों से कहा, यह गोला लो और उस संदूक में से वे नक्शे निकाल लो। फिर यह ढूंढो कि इस गोले पर वे नक्शे कहाँ कहाँ मिलते हैं। मैं लड़कों को रोज कुछ न कुछ नई बात देखने को कहने लगा। मैंने कहा, तुमने आज तक जो जो गांव और शहर देखे हो उन्हें ढूंढ निकालो। यह भी देखो कि वहाँ किस रास्ते जाया जाता है, रास्ते में कौन कौन सी नदियाँ आती है और कौन कौन से गांव आते हैं। यह एक ढंग हुआ। दूसरी ओर मैं अफ्रीका देख चुका था, इसलिए अफ्रीका का नक्शा सामने रखकर मैं उन्हें अफ्रीका की बातें सुनाने लगा। मैंने विक्टोरिया, नियाजा, टंगानिका, जाम्बेसी और नाइल की, अफ्रीका के सिंहों और हाथियों की, वहाँ के बासिंदों, मस्साई और कोविरोंडो की बातें कही। फिर एक दिन मैंने कहा, ये हमारे आसपास जो कोली, कुमार, अहीर, गडरिया वगैरह रहते हैं, इन्हें तो जरा देख आओ। और यह कहकर इस दृष्टि से उनके साथ मैंने एक दो यात्राएं की, अपने गांव, नदी किनारे और पहाड़ों की ओर। इस तरह उनमें भूतल के अध्ययन की अभिरुचि उत्पन्न की। उसके बाद मैंने उनके लिए भूगोल संबंधी एक वाचनालय कायम करने का विचार किया, लेकिन यात्रा वर्णन की ऐसी सुंदर पुस्तकें हमारी भाषा में नहीं मिली।
जो मिली वही उन्हें देकर कहा, पुस्तक पढ़ते जाओ और नक्शा देखते जाओ। यात्री कहाँ से कहाँ जाता है यह देखो और उसके साथ घूमो। विद्यार्थी यात्रा संबंधी किताबें पढ़ना पसंद करते हैं। एक दो विद्यार्थियों को काठियावाड़ सर्व संग्रह में बड़ा आनंद आया। नक्शे पर से एक गांव चुनकर वे सर्व संग्रह में से उसके संबंध की बातें पढ़ने लगे। इस प्रकार कई परिचित और अपरिचित गांवों के विषय में उन्होंने जानकारी हासिल कर ली। श्री रविशंकर रावल के चित्रों ने उन्हें अहमदाबाद का सुंदर परिचय करा दिया। हर एक महत्वपूर्ण स्थान के ऐसे चित्राधार तैयार मिल सके तो क्या ही अच्छा हो। एक दिन श्री रविशंकर जी आए। उनके पास मद्रास के दृश्यों की एक फिल्म थी। मैंने लड़कों को वो फिल्म दिखाई। एक ओर जहाँ सिनेमा हानिकारक है, वहीं दूसरी ओर वह शिक्षा के एक कीमती साधन के रूप में भी खड़ा है। दूर के दृश्यों को हूबहू दिखाने से छात्रों की भौगोलिक दिलचस्पी बढ़ती जाती है। एक बार सीजर्स सिगरेट की कुछ डिबिया मेरे हाथ लग गई। उनमें देश विदेश के मनुष्यों के चित्र रहते हैं। वे चित्र भी मैंने छात्रों को देखने को दिए। मेरा उद्देश्य उन्हें सारी दुनिया का ज्ञान करा देना नहीं था। मेरा ध्येय यह भी नहीं था कि उन्हें कुछ याद रह जाए। मैं तो केवल उनके मन में यह ठसा देना चाहता था कि दुनिया बहुत ही विशाल है, उसमें बहुतेरी बातें देखने और जानने योग्य है। उन्हें देखने के ये साधन है। बस मेरे लिए इतना ही काफ़ी था। मैंने एक दूसरा खेल भी निकाला था। उसका नाम था चलो हम यात्रा पर चले। छात्र भावनगर से अहमदाबाद, द्वारिका, बम्बई, हिमालय, विलायत वगैरह को रवाना होते और फिर कैसे रवाना होना है, किन किन गाड़ियों में बैठना है, कहाँ कहाँ गाड़ियाँ बदलनी है, कौन कौन से देखने योग्य स्थान है, वहाँ क्या क्या देखने लायक है, कितने दिनों में यात्रा पूरी होगी, किन किन से मिलना होगा, क्या क्या खरीदना होगा आदि बातों का विचार करते। सचमुच के खर्च का अंदाजा लगाते और शहरों की गाइड देखकर यात्रा में दर्शनीय स्थानों के नाम नोट करते और भूगोल से प्रसिद्ध चीज़ें पढ़ कर क्या क्या खरीदनी होगी सो निश्चित करते। मानो सचमुच ही यात्रा को निकले हो। इस ढंग से वे इन सारी बातों का अध्ययन करते। यह अध्ययन मैं भूगोल समझने की रीति के एक नमूने के तौर पर करता था। बाकी का काम विद्यार्थियों पर छोड़ देता था। कभी वे नक्शे में इस बात की टोह लगाते कि दिया सलाई की डिब्बी कहाँ से आई है, कभी यहाँ की रुई विलायत जाती है तो किस किस रास्ते जाती है। यह जानने के लिए वे कल्पना में रुई की गांठ पर बैठकर रवाना होते। कभी बाजार में घूमने जाते और एक दुकान में कौन कौन से देश और शहर इकट्ठा हुए हैं इसका पता लगाते। कभी नदियों के नामों की तो कभी पहाड़ों के नामों की, कभी देशों के नामों की तो कभी शहरों के नामों की। इस प्रकार भौगोलिक वस्तुओं और भौगोलिक नामों की अंत्याक्षरी का खेल खेलते। विद्यार्थी जिस प्रकार चित्रकला में प्रेम से पेड़ का चित्र बनाते, उसी प्रकार देश देश के नक्शे बनाने में भी उन्हें आनंद आता। वे अपने बनाए हुए नक्शे में अपने देखे हुए, पढ़े हुए या सुने हुए गांव, नदियों और पहाड़ों को दिखाते और अधिक स्थान दिखाने के लिए भूगोल पढ़कर जानते कि नए गांव कहाँ है, किस जगह है। इस प्रकार हमारी कक्षा में भूगोल की पढ़ाई चलती थी। मेरे शिक्षक भाइयों ने एक दिन मुझसे कहा, भाई यह काम तो बस तुम ही कर सकते हो, इतनी सारी बातें हमें तो जानने को भी नहीं मिलती, हमें इस प्रकार भूगोल की चर्चा करना भी नहीं आता। मैंने कहा, भाइयों सब कुछ आ सकता है, मात्र हमें थोड़ा प्रयास अवश्य करना होगा और हम में उत्साह भी होना चाहिए।